हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं जे मेन और एडवांस के लिए। बिल्कुल एक साथ ही सारी चीजें कवर करते हुए आगे जाते हैं। इनडेफिनाइट हमने पूरा कर लिया है सक्सेसफुली और उनके प्रैक्टिस सेशंस भी लगते रहे हैं। ठीक है, अब देखो, डेफिनाइट इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और जिन्होंने इनडेफिनाइट सीखी है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जिन्होंने बहुत अच्छे से नहीं भी सीखा है तो वो यहाँ पे फ्रेशली भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन बेसिक्स तो आना चाहिए इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन करते कैसे हैं? तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकेला चैप्टर है। हालांकि मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट मैं बोलूँ कि इससे कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस जो है जेईई एडवांस में आते हैं इसके। और 2 क्वेश्चंस तो इसके मेन में भी आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मान लो इसके मेन में भी आ जाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके भी। और बेसिकली अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज और जो यहाँ पे चीजें पढ़ाई जाएंगी वो अगर क्लियर है तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा कोई बहुत ज्यादा नया सवाल बहुत तगड़ा नहीं बन सकता है जिससे इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन में आपकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, वो यहाँ पे नहीं आएगी। अब यहाँ पे जो जो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है उन्हीं पे ये बेस्ड रहता है, प्रॉपर्टीज जो है उन्हीं पे ये क्या होता है, पूरा चैप्टर बेस्ड होता है। अच्छा, तो ये जेई मेन और जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये तो और बताने की जरूरत मुझे नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो मैंने जब इंटीग्रल कैलकुलस हेडिंग डलवाया था, याद है? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पर आने से पहले इंटीग्रल कैलकुलस आपको हेडिंग डलवाया था, उसके बाइफर्गेशन करके मैंने बोला था कि ये इंडिफिनाइट और डिफिनाइट में आ जाता है। इंडिफिनाइट पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, और डेफिनाइट में आ जाता है, ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर आ जाता है। जहाँ मैंने बोला था कि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम लोग एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, वेरएज डेफिनाइट इंटीग्रेशन में कंटिन्यूस समेशन करके हम लोग क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पे एरिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और इसी का एप्लीकेशन नेक्स्ट चैप्टर एरिया अंडर द कर्व में देखेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एरिया अंडर इन कर्व में भी, ठीक है। और आपके जेई मेन और जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो लास्ट 10 ईयर्स के डेटा देख सकते हो, 10 ईयर्स की ना सही 5 ईयर्स की डेटा आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन मैंने क्या बोला था, एक कंटिन्यूस समेशन है और इसे हम लोग जनरली एरिया फाइंड करने की हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मानो बी से लेट जी एक्स बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, जी एक्स बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लो जी एक्स क्या है, एंटी डेरिवेटिव है किसी फंक्शन एफ एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो उसको मैं कहूंगा कि ए से बी कोई इंटीग्रेशन, या लिमिट्स लगा रहे हैं उनके, यहाँ पे लिमिट्स इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं ताकि हमको एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है वो तो पता चले, या कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूस समेशन करना है वो तो पता चले। तो ये क्या आ जाएगा, जी एक्स। अब एक टाइम पे एक्स को ए और एक्स को बी रख करके हम लोग जो है निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ बी, बी है, ठीक है, बी यानी बी से थोड़ा कम, बी माइनस, और जी ऑफ ए प्लस थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट से थोड़ा सा कम और लोअर लिमिट से थोड़ा ज्यादा, है ना। ये आपको अगर आपने लिमिट्स पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हम बस क्या बोल रहे हैं देखो, कि मान लो कोई एक्स इज इक्वल टू ए मान लो एकदम फाइनल पॉइंट है, इसे थोड़ा सा एकदम जीरो डी एक्स पॉइंट आगे, और मान लो कोई एक बी है तो उसे थोड़ा सा पीछे एग्जैक्ट समेशन करके निकाल लेते हैं, तो ये थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे मिला करके तो हमको एग्जैक्ट समेशन देता है उस पर्टिकुलर पॉइंट का। मैंने क्या बोला कि हम लोग ने क्या लिया, एक जीएक्स लिया, एंटी डेरिवेटिव यानी एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन करके आया है वो एंटी डेरिवेटिव कहलाया एफ एक्स का। वो हमको क्या देता है, वो देता है हमको वैल्यू, अगर हम ए से बी तक रखते हैं एफ एक्स जी एक्स को और उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमको ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। आगे ध्यान से देखो, मान लो कोई फंक्शन ए से बी है एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है, तो इसको कहते क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया इनक्लोज्ड बाय, इट इज से, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया इनक्लोज्ड बाय किसका, कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स
and x axis from x is equal to a to x is equals b। समझ में आया? देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि ये जब आप निकालते हो ना एफ एक्स डी एक्स ए से बी तक, तो ये आपको देता है अल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया इनक्लूज, कहाँ से, कौन से कर्व का, y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व का विद एंड एक्स के बीच, एक्सिस के बीच का, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। ग्राफिकली कहना चाहूँ तो अगर मान लो कि ये वाला एक्सिस y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y एक्सिस, ठीक है, और ये x एक्सिस है, और यहाँ पे मैंने कोई भी रैंडम कर्व मान लिया है, और ये मान लिया है मैंने ये कर्व का ये टॉप पॉइंट है, और ये मैंने वो पॉइंट माना है, और मान लो यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है हमको, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है, ठीक है। तो ये ए से लेकर के बी तक का ये जो बिटवीन जो एरिया है, ये अगर हमको निकालना है, तो अगर ये कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एरिया अंडर द कर्व हमको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखो, कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये अगर x एक्सिस है और ये एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो अगर कोई रैंडम कर्व अगर मैं बना लेता हूँ ये वाला, तो ए से बी तक के अंदर ये जो एरिया कैपिटल ए दे रहा होगा हमको, वही क्या होगा, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, यही क्या देगा हमको, कैपिटल ए एरिया देगा हमको निकाल करके। वही यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो है ऊपर या नीचे कर्व में, यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मान लो अगर वही मैं अगर निकाल लूं कि यहाँ से यहाँ तक, या अगर नीचे कोई एक्स एक्सिस के, और ये एरिया निकालना है मुझे ए से बी तक, तो मैं बोलूंगा कि ए से बी, अब एफ एक्स ऑफ डी एक्स जो है वो आएगा नथिंग बट एक निगेटिव एरिया निकल के आएगा हमारे लिए, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, निगेटिव एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, तो देखो अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसा कर्व है, ठीक है, कोई ऐसा कर्व है, आ, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है, और ये और ये है, मैं बोलूंगा कि ए से बी जो है ये एफ एक्स कर्व है, तो एफ एक्स डी एक्स जो है, ये मान लो ए वन है, ये ए टू है, और ये ए थ्री है, तो ये निकल के आएगा ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री, ठीक है। साइन यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, जो कर्व के नीचे चला गया वो निगेटिव साइन हमें दे रहा है यहाँ पे, और हम ऐसे निकाल पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है इसका ओवरऑल मतलब। समझ में आया डेफिनेट इंटीग्रेशन का ओवरऑल मतलब क्या है, हम यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। मान लो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाऊं, कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसा मैंने आपको इंटीग्रेशन दिया है 0 से 4 पाई साइन एक्स डी ऑफ एक्स, तो 0 से 4 पाई के साइकिल में साइन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या होगा, आप तो लिख दोगे कि माइनस के कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ कांस्टेंट नहीं लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट्स लगाते रहे, कांस्टेंट की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है ना। तो आप लिखोगे कि माइनस बाहर कॉस ऑफ, क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस, क्या आ जाएगा कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो इज नथिंग बट वन, और कॉस ऑफ 4 पाई क्या होता है, कॉस ऑफ 4 पाई क्या होता है, दैट इज -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन, और ये क्या क्या हो जाएगा, ये तो -1 हो, सॉरी हाँ, ये 1 होगा, ये -1 और ये +1, दोनों मिला करके 0 बना देंगे। कॉस ऑफ 4 पाई क्या होता है, कॉस ऑफ 4 पाई 1 होता है ना, कॉस पाई की वैल्यू कितनी, कॉस पाई, कॉस 2 पाई, ठीक है, कॉस इवन पाई की वैल्यूज जो है वो 1 में आती है, ठीक है। चलो, तो इसकी जो वैल्यू है 1 -1 + 1 0 आ गया, यानी कि अगर साइन एक्स जो है डी एक्स का अगर साइकिल रिपीट करे 0 से 4 पाई के बीच में, मानो यहाँ से 0 पाई 2 पाई फिर ये 4 पाई, तो यहीं पे आके रुक जा रहा है, यानी कि इसका जो समेशन है वो 0 हो जाएगा। यस, इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं ले दे करके कि ये मान लो ये साइन एक्स का ग्राफ है, मान लो साइन एक्स का ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा 0, यहाँ पे खत्म होगा पाई, फिर नीचे जाएगा ये 2 पाई, फिर ये जाएगा 3 पाई, और ये जाएगा 4 पाई, ठीक है। ये 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सारे एरियाज इक्वल होते हैं, तो ये ए है, एवरी वन इज ए,
तो मान लो कि क्या हो गया, ये 0 यहाँ से यहाँ तक का एरिया सेम, ये एरिया इसको कैंसिल करेगा, ये एरिया इसको कैंसिल कर देगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ेंगे। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे। अब आते हैं जहां से हमारे सवाल शुरू होंगे। जब हमने बेसिकली कंसेप्ट ओवरऑल डिस्कस कर लिया है, और आगे हम लोग सवालों पे फोकस करेंगे, और जो बेटर कंसेप्ट होंगे उसको साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज, हम स्टार्टिंग के ही कुछ प्रॉपर्टीज मैं अभी बताऊंगा, ये नहीं कि मैं सारे प्रॉपर्टीज एक साथ बता दूंगा, नहीं, जहां जहां जिसका काम आएगा वहां वहां हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल में पहला प्रॉपर्टी है, बोलता है प्रॉपर्टी नंबर 1, P1 लिख लो ऐसे, x इज इक्वल्स a से b तक। ठीक है, f ऑफ x d ऑफ x, f ऑफ x dx, ये क्या आ जाता, वो इक्वल हो सकता है t इज इक्वल टू a से b तक f ऑफ t dt इज इक्वल्स, दैट इज नथिंग बट, इसको मान लो कि अल्फा इज इक्वल टू a टू b, f ऑफ अल्फा d ऑफ अल्फा इज इक्वल्स बीटा इज इक्वल्स a टू b, f ऑफ बीटा d ऑफ बीटा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि आप जो है, आप वेरिएबल्स को चेंज कर लो, इंटीग्रेंट सेम रखो, ठीक है, उसी रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रल कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चाहे एफ एक्स एक्स डी एक्स को चेंज करो, एफ टी डी टी ले लो, एफ अल्फा डी अल्फा ले लो, एफ बीटा डी बीटा ले लो, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ने वाला है। वेरिएबल्स को चेंज करने से यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स ले लो, एफ ऑफ टी डी टी रहो, और ये सारी लिमिट्स को जो है सेम रखते हुए इंटीग्रेशन अगर कर रहे हो तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम टू सेम आएगी। ठीक है, चलो तो अब लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 दैट इज P2। P2 बोलता है B2A जो है f ऑफ x dx है, वो निगेटिव ऑफ इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 आता है हमारा a से b f ऑफ x d ऑफ x, ये आता है a से c f ऑफ x d ऑफ x प्लस c से d f ऑफ x d ऑफ x प्लस d से b f ऑफ x d ऑफ x। तो ये वहां काम आता है प्रॉपर्टी जहां पे ये ब्रेक हो रहा होता है, जैसे कि आपका एफपीएफ वाला पार्ट। सो ये प्रॉपर्टी वहां पे यूज होती है जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा हो। ठीक है, तो हम लोग किसी एक पॉइंट सी तक करते हैं पहले इंटीग्रेट, फिर सी से फिर डी तक, और फिर डी से लेकर के फाइनली जिस पॉइंट तक हमको करना है। तो ए के बीच में कुछ पॉइंट्स मानते हैं, और उस जहाँ जहाँ ब्रेक हो रहा होता है वहां पे हम लोग सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं। और ये तो पता है कि अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो निगेटिव हो जाता है उसका एरिया। ठीक है, सेम वही बात, ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया निगेटिव, तो लिमिट इंटरचेंज करने से एरिया निगेटिव आ जाता है, या इंटीग्रेशन निगेटिव। तो सवाल करते हैं, एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स 2x प्लस 3 x लेस देन 3 और 3x स्क्वायर प्लस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फाइंड एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 5 आपको निकालना है। ये ध्यान से देखो, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। अब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्या है, जो कुछ पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा हो और पीस वाइज ये डिफाइंड है ना। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्या हो रहा है, x लेस देन 3 के लिए कुछ और है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए कुछ और वैल्यू आ रही है। तो इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, तोड़ करके करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 से। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो हमने लिखा क्या, पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, तो 3 पे ब्रेक हो रहा है। हम लिखेंगे पहले 2 से लेकर के 3 एफ एक्स, वो 3 से कम के लिए क्या है, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस और बी माइनस होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये माइनस के वाला जो पॉइंट है ये क्या आ जाएगा, ये
2x इससे छोटा, ठीक है, 3 पॉइंट पे, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 ऑफ dx, ठीक है, प्लस 3 से लेकर के 5 तक कर लो अब इंटीग्रेशन, 3x² प्लस 1 dx, कर सकते हैं ना इंटीग्रेशन। तो हमारे इंटीग्रल किस फॉर्म में आ गया निकल करके, 2 से 3, दैट इज 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3 इंटू dx प्लस ऑफ 3 से लेकर के 5, 3x² प्लस 1 dx। तो देखो कैसे करेंगे, 2x पहले इसका इंटीग्रेशन 2x, x² बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये x², 2 से 3 प्लस 3x किस से किस तक, 2 से लेकर के 3 तक, प्लस ये 3x² क्या हो गया, क्यूब बन जाएगा, तो ये x का क्यूब 3 से लेकर के 5 तक, प्लस ये x 3 से लेकर के 5 तक, तो ये क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 प्लस ये 3 इंटू 3 माइनस 2 प्लस एक्स क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब प्लस एक्स, एक्स में कहां से कहां तक, यहाँ पे हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस ऑफ 3, ये आ जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, देखो ये क्या आ जाएगा 125 माइनस 27, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये 5 माइनस 3, 3 इंटू 3 माइनस 2 क्या बन जाएगा, ये तो 3 बन जाएगा, 9 माइनस 4 5 बनेगा, तो ओवरऑल यहाँ पे ऐड करके क्या आ रहा है 108। अगर ये भी आप, ये आपका आंसर आया है तो आप बिल्कुल सही है आपका आंसर। वही अगर मैं बात करूं कि मैं बोलूं कि कोई इंटीग्रेशन है 0 से 3 तक, कोई बॉक्स x यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx है, वेयर दिस बॉक्स इज GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमने फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा ये क्या होता है, स्टेप ऑफ फंक्शन और पीस वाइज ये डिफाइंड होता है। तो 0 से 3 के बीच में कहाँ कहाँ ब्रेक होता है, ये इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है, तो कहाँ कहाँ ब्रेक हो जाएगा, 1 पे ब्रेक होगा, 2 पे ब्रेक होगा, है ना, ये 2 जगह पे ब्रेक होगा, और फाइनली 0 1 2 और 3 के बीच में ये हम 1 तक तोड़ेंगे और 2 तक तोड़ करके फिर फाइनली इसको जोड़ेंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो हम लोग इसका इंटीग्रेशन पहले 0 से 1 तक ले जाएंगे, x 0 से 1 तक में क्या आ जाएगा, आपको पता है क्या होता है 0 से 1 तक में क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x जो है, ठीक है, तो ये इस टाइप से क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका जो है लेस देन इक्वल टू जो है वो नंबर, और ग्रेटर देन हो, देख लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड, देखो डायरेक्ट में समझाता हूँ। ये करना क्या है 0 से 1 तक में, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा 0 से 1 तक के बीच में 0, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट होता है और इससे छोटा होगा, ये हमको बात पता है, प्लस 0 dx हो जाएगा, प्लस 1 से लेकर के 2 के तक में क्या बन जाएगा 1 dx बन जाएगा, प्लस ये 2 से लेकर के 3 के बीच में क्या बन जाएगा 2 dx बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 dx है तो 2 का 1 आ जाएगा, प्लस ये 2 है, 2 इंटू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 और ये 2, तो इसका आंसर जो है फाइनली 3 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। तो इसमें दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर क्लियर है तो ये वाला इस टाइप से टूट करके बन जाएगा। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहो या समझना चाहें कि ये हो क्या रहा है, तो देखो जैसा कि मैंने बताया कि स्टेप अप फंक्शन है, तो मान लो कि ये क्या जा रहा होगा, पहले ये 0 से लेकर के 1, ये पॉइंट 0 है, ये 1 है, तो ये 0 से 1 के बीच में ऐसा, फिर 1 से लेकर के 2 तक में यहाँ ओपन ब्रैकेट, यहाँ इस पॉइंट पे क्लोज, इस पॉइंट फिर वही यहाँ क्लोज, और यहाँ पे ओपन किस पे 3 पे, ये क्या है 2 है, ये एरिया, ये एरिया का हम सम निकाल रहे हैं, तो आप रेक्टेंगल का एरिया से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ 1 इंटू 2 प्लस, सॉरी ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1 इंटू 1 1, और ये क्या है पूरा 2 इंटू 1 2 इंटू 1, तो कितना आ जा रहा है 3 ओवरऑल आंसर आ जा रहा है, तो 3 आंसर हो गया इसका। तो समझ में आया ये ओवरऑल कितना कैसे आ गया। तो हमने डायरेक्टली ग्राफिकल से भी देख लिया और इंटीग्रेशन करके भी हमने वेरीफाई कर लिया हमने दोनों तरीके से कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, कोई भी तरीके की उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगला सवाल आपके लिए, और आप जरूर कीजिएगा इस सवाल को, इंटीग्रेशन 0 से 3 तक बॉक्स ऑफ 2 ऑफ x d ऑफ x वेयर, अब यहाँ पे मैंने
क्या दे दिया है, अंदर टू को इंट्रोड्यूस कर दिया एक्स के साथ। ये क्या है, ये डब्बा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप क्या करोगे, आप एक्स को जीरो से पहले आप एक्स जो है वो देखो किसके बीच में जा रहा है, 0 से 3 के बीच में जा रहा है। तो फिर 2x को चेक करो किसके बीच में जाएगा, 0 से 6 के बीच में जाएगा। तो 2x क्या है, 2x की वैल्यू आ रही है 0 1 2 3 4 5 और 6 आ जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1/2। ठीक है, क्या आ जाएगी, 0 1/2, 1 3/2, 2 5/2 और 3 आ जाएगी यहाँ से निकल करके। आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अब इन जगहों पे आपको तोड़ करके ये फंक्शन को सॉल्व करना है। तो ये कैसे जाएगा, एक तो एक बार कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा बताओ, 0 से लेकर के 1 तक, 1/2 तक जाएगा। फिर 1/2 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। फिर 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 3/2 तक जाएगा। फिर 3/2 से लेकर के 2 तक जाएगा। फिर 2 से लेकर के 5/2 तक जाएगा। और फिर 5/2 से लेकर के 6 तक ये जाएगा इंटीग्रेशन। और जो इन सबका जो समेशन आएगा वही आपको निकालना है। तो आप 0 से 1/2 के बीच में 0, 1/2 से 1/2 से लेकर के 1 के बीच में जो है, ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये 1 है तो 0 पॉइंट समथिंग है, और ये यहाँ भी 0। ठीक है, ये वाला भी पार्ट 0 हो जाएगा आपका। तो अब इसके आगे 1 से 3/2 के बीच में 1, यहाँ 2, यहाँ पे क्या, सॉरी वहाँ 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ भी 1, यहाँ 2। ठीक है, फिर इस टाइप से आपका जोड़ करके आप आंसर निकाल सकते हो इसका। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये है नहीं, काफी आसान है। अब देखो अगला क्वेश्चन, मान लो कोई अब इस टाइप से आपको इंटीग्रल दे दे 0 से लेकर के 9 तक, √T where this box is greatest integral function। ये आपको इस टाइप से दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जब देखोगे कि 0 से भी टी किसके बीच में, 9 के बीच में लाई कर रहा है, तो रूट किसके बीच में लाई कर रहा होगा, 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो रूट टी को आप लिख सकते हो 0 1 2 और 3। तो टी को क्या लिख सकते हो, 0 1 4 और 9, 0 1 4 9 लिख सकते हो लिख सकते हो, क्यों नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर ही तो होगा। तो हमको रूट के लिए निकालना है तो बहुत इजी है। एक बार 0 से 1 तक के लिए तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0 dx प्लस, कहाँ से कहाँ तक तोड़ोगे, 1 से लेकर के कहाँ तक के लिए तोड़ोगे, 1 से लेकर के आप 4 तक के लिए तोड़ोगे, 1 से लेकर के 4 तक में तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 dx आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 से लेकर के 9 तक में तोड़ोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज 2 dx आ जाएगा। है ना, रूट क्या आ जाएगा, 2 ही तो आएगा। और इनका जो समेशन है वो निकाल लेना, क्या आ जाएगा, इसका 0 का तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 9 - 4 क्या हो जाता है, 5। तो 5 2 10 और प्लस 3, तो ये 13 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। तो इस टाइप से आप तोड़ करके इजिली इसको बना सकते हैं। तो वहीं पे अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, अब ये छोड़ो, अब मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कोई मॉड्यूलस फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर दूं। मॉड्यूलस फंक्शन की बातें हमको पता है कि वो हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देंगी वो, है ना। ये मॉड्यूलस फंक्शन मैंने बोला -2 से लेकर के 4 तक निकालो, वहां पे वेयर मॉड्यूलस फंक्शन है ये भी निकाल सकते हैं आप इजीली। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं बोलूंगा कि बहुत सिंपल है, -2 से कहाँ तक जा रहा है बॉक्स एक्स, सॉरी मॉड एक्स 4 तक जा रहा है। ठीक है, अब हमको पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज देना है, तो एक बार -2 से लेकर के 0 तक लेके जाएंगे, यहाँ से निगेटिव से अब यहाँ पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -(x), -2 से लेके 0 के बीच में ये माइनस आएगा, -(x dx) प्लस 0 से लेकर के 4 के बीच में ये x dx रहेगा। बहुत बढ़िया, ये क्या आ जाएगा, -(x²/2), -2 से 0 प्लस (x²/2), कहाँ 0 से लेकर के 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 + 8 = 10 आंसर। समझ में आया, ये इस टाइप से ब्रेक करके हमने कर लिया। अब आगे अगर एग्जांपल देखें, तो मानो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको दिया और बोला कि ये सॉल्व की करो। तो आपने बोला कि 0 से π/2 है, मैंने बोला 0 से π/2 है, मॉड्यूलस ऑफ sin x माइनस ऑफ cos x
विद रिस्पेक्ट टू dx है। आपको ये 0 से π/2 के बीच में। अब आपको ये पता है कि मॉड्यूलस जो है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर आपकी इसकी वैल्यू निकालें तो इसको 0 कब हो रहा होगा, जब ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, और वो कब होती है, x इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे ये फंक्शन ब्रेक होगा, x इज इक्वल टू π/4 पे ये दोनों की वैल्यू सेम होगी और यहाँ पे ये फंक्शन ब्रेक होगा। तो हम लोग 0 से लेके एक बार π/4 के बीच में क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी, माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स, ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, प्लस ऑफ π/4 से लेकर के π/2 तक ये साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स, यहाँ भी डी ऑफ एक्स आ गया। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना कितना इजी है। तो माइनस क्या आ रहा था, 0 से π/4, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स dx प्लस ऑफ π/4 से लेकर के π/2 तक क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये आ गया। ये जैसे ही आ गया आपको बहुत इजीली पता है ये माइनस साइन ऑफ एक्स है प्लस ये कॉस ऑफ एक्स है, तो ये माइनस साइन एक्स का क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या बन जाएगा, प्लस ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा, प्लस ये कॉस एक्स का क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स बन जाता है यहाँ पे इस वाले पार्ट में। तो आपको बस ये इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू क्या आएगी, देखो साइन एक्स जो 0 से π/4 के बीच में 1/√2 देगा, प्लस कॉस एक्स भी 1/√2 देगा, माइनस 0, 0 पे 0 और कॉस एक्स 1 देगा, ठीक है, प्लस माइनस 0 माइनस 1 उसके लिए कहाँ से कहाँ तक, π/2 के लिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, और 1/√2 प्लस 1/√2 π/4 पे देगा। तो वन और इक्वेशन √2 -1 प्लस √2 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, 2√2 -2, जिसका आंसर 2√2 -1, ये आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सॉल्व करना। कोई को दिन मैं बोलूं कि अब ऐसा क्वेश्चन करने आ गया कि 0 से लेकर के 2π तक इंटीग्रेट करो 2 cos x प्लस 1 को इसका मॉड्यूलस लेकर के dx के रिस्पेक्ट में, तो ये भी आप वो इसी तरीके से करोगे, इसको 0 से इक्वेट करो और आगे इसको सॉल्व कर दो। तो ये आपका होमवर्क रहा, ये आप जरूर करके लाना ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट आप जरूर करके लाना। समझ में आया? तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, हम लोग बस इसको बना देते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में जब मैं आऊंगा तो सब्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ लूंगी, और आज जो है बेसिकली आप बेसिक इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करना, बेसिक डिफिनाइट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करना, आपका काम सॉर्टेड है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और आई होप आपका आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दिया करो। सो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।